नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव। तो मित्रों, आज यहां पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आपके रीट एग्जामिनेशन जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है 2011 का। आज उसी पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे और पूरा एक एक क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो मित्रों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि यदि आप किसी भी एग्जामिनेशन को, कोई भी एग्जामिनेशन का फॉर्मेट हो, यदि आप उसको क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको उसके प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा एनालिसिस करना है उसके ऊपर, और उसके बाद में दोस्तों उसी के आधार पर आपको अपनी आगे की तैयारी करनी है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज के पेपर की शुरुआत करना चाहूँगा यहाँ पर, और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आप देख सकते हैं मित्रों कि यहाँ पर सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यहाँ कुछ बिंदु बता दूँ, उसके बाद शुरुआत करता हूँ। एक बार ये समझ लीजिए कि 150 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर पहला जो आपका सेक्शन होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का होता है, सीडीपी का, जिसमें दोस्तों आपको 30 क्वेश्चंस यहाँ पर करने होते हैं, 30 क्वेश्चंस। उसके बाद नंबर आपका आता है दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट का, जिसमें आपके पास दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं इतनी सारी ये लैंग्वेजेस हैं, इसमें से कोई एक आपको लैंग्वेज करनी पड़ेगी। उसके बाद लैंग्वेज सेकेंड में भी दोस्तों कोई एक ऑप्शनल, इसमें आपका एक जो पहले से फिक्स कोई लैंग्वेज है वो आप ले सकते हैं, यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शनल लैंग्वेज ले सकते हैं। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स और ईवीएस रहता है। तो यहाँ पर 150 क्वेश्चंस की श्रृंखला होगी। तो पहला प्रश्न हम लोग शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पर, और आपको मैं अब दिखा दूँ यहाँ से। पहला क्वेश्चन सीडीपी से आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है दोस्तों कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है: पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या फिर इनमें से सभी। तो आपको बता दें कि पूर्व बाल्यावस्था को दोस्तों आपके खिलौनों की आयु कहा जाता है। टॉय एज के नाम से दोस्तों जाना जाता है आपके पूर्व बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो आप दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं, आपके सामने आ चुके हैं ऑप्शन कि समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या फिर खेलने की अवस्था। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये चौथा ऑप्शन आपका खेलने की अवस्था है ये सही हो जाएगा, ये आपकी पूर्व बाल्यावस्था का गुण नहीं है। आगे ले चलते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था मतलब दोस्तों एक तरीके से उत्तर बाल्यावस्था का मतलब ये हो गया कि धीरे धीरे बच्चा आपकी किशोरावस्था की ओर बढ़ रहा है। तो वहाँ पर किन आवश्यक तत्व में परिवर्तन उसको समझने मतलब वो लगता है भौतिक अवस्थाओं की अगर बात करें, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब बच्चा धीरे धीरे उधर बढ़ेगा तो आपका द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों के बारे में उसको ज्ञान होने लगता है। अगला है कि विकास का अर्थ क्या है। तो परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला या फिर परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो आपको बता दें कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या फिर विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर ये लिखा है कि विकास उकसाना या बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो ऐसा दोस्तों नहीं है। विकास एक उत्तरोत्तर मतलब एक ऐसा जो है वहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि विकास में कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा इस कंडीशन में यदि आप किसी को उकसाते या बढ़ावा देते हैं। तो क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये अपने आप होती रहती है, समय के साथ परिवर्तन होता है। तो इस वजह से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ये गलत बात है। आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। तो आप यहाँ पर देखें आपके ऑप्शंस, तो ऑप्शंस के अनुसार आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि पुरुष उचित या स्त्री उचित जो आपका सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना है ये उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न आपको देखते हैं कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित कार्य जो करना प्रायः किसके अंतर्गत है। तो आप देख सकते हैं कि सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, या लाभकारी हो या हानिकारक, या इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि लाभकारी है या हानिकारक, ये इस पर निर्भर करेगा दोस्तों कि हमने किस तरह के शिक्षण विधि का कैसा माहौल हमने क्रिएट किया है। इन सब बातों पर ये बात निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं और आगे आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों यहाँ पर
अंत तक वीडियो के बने रहिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और आज आप इस चीज़ पे एनालिसिस करिए, साथ में चीज़ों को आप देख सकते हैं कि आपके पेडागोजिकल पोर्शन से यहाँ पर थोड़ा सीटेट में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपके डायरेक्ट जो जैसे खिलौनों की आय या इस तरह से जो भी पहला प्रश्न बना तो ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ों को लेकर समझते हुए आपको तैयारी करनी है। अब देखिए, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर दोस्तों तूफान को देखता है। बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। तो राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत पर है? तो मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ बनाया गया है और ये आपका हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। आप देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, आप बिल्ली की घंटी वो बांधी जाती है बार बार, ये सॉरी दोस्तों, और वो आप कुत्ते वाला आपने देखा होगा तो उसमें भी क्या होता है, आपका बार बार घंटी बजा करके रोटी दी जाती है, अंत में क्या होता है, बिना रोटी दिए उसके मुंह में लार आ जाती है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं, बिल्कुल वही घटना यहाँ पर हो रही है। ठीक है, आगे ले चलते हैं आपको कि सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक पूछा गया है, पॉजिटिव दोस्तों जो आपका पनिशमेंट होता है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना बंद करना, इनमें से सभी। तो आपका दोस्तों यहाँ पर मित्रों के द्वारा उपहास जो है ये आपका पॉजिटिव पनिशमेंट में आ जाएगा। आगे ले चलते हैं कि कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है, व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्ट कराता है, ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायक है, या व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि अप्रिय स्थितियों से यहाँ पर दूर रखता है। आगे ले चलते हैं कि किस उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन दोस्तों क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि अगर उद्दीपन आपका मतलब निरंतर आपके व्यवहार में आ जाए तो वहाँ पर जो अस्थायी परिवर्तन हो जाता है आपके व्यवहार में वो क्या कहलाता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो आपका अभ्यस्तता सही हो जाएगा। हैबिचुएशन मतलब आप धीरे धीरे क्या होता है कि चीज़ें आपके आदत में आने लगती हैं। ठीक है, आगे ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या बन जाता है कि विद्यार्थियों के वृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना तथा दृढ़तापूर्ण व्यवहार करना, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, या फिर संदेश के साथ सहचर्य स्थापित करना। तो मित्रों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक आपकी क्या है? ट्रिक आपकी ये है कि आपको कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो आपके बच्चे, जो भी आपका स्टूडेंट है उसके अगेंस्ट हो। मतलब चाइल्ड सेंटर्ड इस समय एजुकेशन इस समय आपकी है, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा आपकी क्या कहती है कि जो बच्चा चाहता है, जो बच्चा चाहे उसी पर, मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड मतलब चाइल्ड सेंटर्ड मतलब उसी पर आपको केंद्र जो वो चाहे उसी के अनुसार। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो पॉइंट है वो निगेटिव यहाँ पर है कि दबाव हमको नहीं डालना है, फोर्स नहीं करना बच्चे पर। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे पहुँचाते हैं हम आपका, मतलब यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब करने के अगर दृष्टिकोण से देखें तो गलत है। उपलब्ध अभिप्रेरक के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो बात करते हैं उपलब्ध अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है, तो उपलब्ध उत्प्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्ध अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है, या फिर इन सभी को। तो आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये सारे के सारे ऑप्शंस अपने आप में सही है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 6 से 10 वर्ष की अवस्था में दोस्तों जो बालक होता है वो किस चीज़ों में रुचि लेना आपका शुरू कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि जब दोस्तों 6 से 10 की बात कही गई है, मतलब एक तरीके से पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा रहेगा, और जब इस कंडीशन में बच्चा रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे में विद्यालय में रहने की ज़्यादा मन में इच्छा जागृत हो जाएगी। अब आगे ले चलते हैं कि कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशता छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। यह बात दोस्तों किसने कही है। तो आपको बता दें कि मनोविश्लेषणात्मक जो आपका सिद्धांत है वो आपका सिगमंड फ्राइड जी का, तो वहाँ पर दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 3 स्तर उसमें बताए गए हैं। आगे ले चलते हैं आपको। अगली बात यहाँ पर जो आ रही है कि कुछ लोगों का कहना है कि जब बालक को गुस्सा आता है तो खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते।
उनके व्यवहार में उनके से कौन सी प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखिए कि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट मतलब जब एक तरफ एक जगह से निगेटिविटी, मतलब जब एक जगह से मान लीजिए उसके मन का या उसके अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होती हैं तो दूसरी जगह जाकर अपने आप को मतलब एक तरीके से उस परिस्थिति से, उस माहौल से अपने आप को हटा लेता है, और यही दोस्तों डिस्प्लेसमेंट में मतलब विस्थापन में आ जाता है। ठीक है, अगली तरफ बढ़ते हैं कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर आवश्यकताओं को जब हम संतुष्ट की मतलब एक तरीके से आवश्यकताओं को जब हम दोस्तों यहाँ पर अनुकूलन की परिस्थितियों में ले जाएंगे तो ही समायोजन हो पाएगा। तो आगे ले चलते हैं, आपको अगला प्रश्न जाता है कि इनके कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो बाल अपराध, भगोड़ापन, कमजोरों को डराने वाला या स्वालीनता, तो आप पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑटिज्म। ठीक है, अगला देखते हैं कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त मतलब दोस्तों जो डिसेबिलिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो उनके लिए दोस्तों किस प्रकार की शिक्षा का प्रावधान है। तो आप समझ सकते हैं कि समावेशी शिक्षा का दोस्तों नाम ही यही है, इसी वजह से उसको शुरुआत की गई कि सभी प्रकार के मतलब जो भी आपके विशिष्ट बच्चे हैं उनको एक स्पेशल माहौल में उनके अनुसार उपस्थित मतलब अनुकूल परिस्थितियां बना करके उनको शिक्षा दी जाए। आगे ले चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, मतलब मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य, धीमी गति से सीखना या दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में आपकी कठिनाई या अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। मित्रों आपको बता दें समावेशी शिक्षा से पूछा गया यह प्रश्न है, और यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि मेंटल रिटार्डेशन का मतलब है मानसिक मंदता का मतलब होता है कि जब कोई भी व्यक्ति या बच्चा या कोई भी है जब वो अंतर्वैयक्तिक संबंधों से कमजोर होना मतलब हो जाए या संबंध स्थापित न कर पाए तो वहाँ पर आपका मानसिक मंदता की कंडीशन होती है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। आगे ले चलते हैं कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और चौथा ऑप्शन आपका जो यहाँ पर है वो है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण, सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या रुचियों की भिन्नता। तो आपको बताना चाहेंगे कि आपका ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर डी सही हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। ठीक है, आगे ले चलते हैं कि यहाँ पर कमजोर वर्ग के बालक दोस्तों किन्हें कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि कमजोर वर्ग के जो बालक हैं दोस्तों उन्हें क्या कहा मतलब उनका क्या मतलब है। तो आपको बता दें कि ऐसा होता है दोस्तों कि ऐसे बच्चे जो एक तरीके से मान लीजिए जो इस गवर्नमेंट की तरफ से न्यूनतम सीमा वार्षिक आय की है, अगर उनके पेरेंट्स की जो इनकम है उससे नीचे आ रही है तो वो दोस्तों आपके कमज़ोर वर्ग में आ जाते हैं। ठीक है, आगे ले चलते हैं। राइट टू एजुकेशन यहाँ एक्ट 2009 से पूछा गया प्रश्न है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से ज़्यादा है तो इस आप बताइए कि विद्यार्थी अध्यापक का आवश्यक अनुपात कितना हो जाएगा। तो आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर यदि 200 से ज़्यादा है, मोर देन 200 आपके स्टूडेंट्स हैं अगर, तो आप याद रखिए कि आपका रेशियो 1:40 हो जाता है, मतलब 40 बच्चों पर एक आपका टीचर होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे ले चलता हूँ, अगला प्रश्न बन जाता है क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में उनके से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, या फिर स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर मित्रों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि व्यापक स्तर पर जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें दोस्तों सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। ये कथन आपका गलत हो जाएगा। आगे ले चलते हैं कि कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है तथा शिक्षण अन्वेषण है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों ये आपका गलत है, शिक्षण अन्वेषण नहीं है। ठीक है, आगे ले चलते हैं। आपको दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि क्योंकि अभी ये थोड़ा सा पेडागोजिकल पोर्शन चल रहा है। 30 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग अभी नेक्स्ट अलग अलग जितने भी इसके पोर्शन है सारे क्वेश्चंस को आज हम करेंगे और अच्छे से करेंगे कि चीज़ों को समझते हुए। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिए, वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि यदि आप आधी वीडियो देखते हैं, आप एक बार
मैं आपसे मतलब ये एक मेरा निवेदन के तौर पे आप समझ लीजिए कि यदि आप, मैंने जैसा पहले कहा कि यदि आप पेपर को अच्छी तरह से एक बार एनालिसिस करिए, चीज़ों को समझिए कि कहाँ से प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं, किस तरह के प्रश्न बनते हैं, उसके बाद आप चीज़ों की तैयारी करना शुरू करिए। तो मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मेरा अनुभव है कि आप चीज़ों को बेहतर समझेंगे और आप बेहतर रिजल्ट भी प्राप्त कर पाएंगे। तो आगे ले चलते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या जो रूपरेखा आपका 2005 है, वहाँ पर गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किसे दिया गया है? तो आपका भौतिक संसाधन को, या फिर शिक्षित एवं अभिप्रेत अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, या बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें आपके पाठचर्या रूपरेखा 2005 की, तो आपको बता दें कि आपका दोस्तों जो बालक है, मैंने बताया ना कि बालक पर दोस्तों यहाँ पर सब कुछ स्टूडेंट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इसलिए आप जो बालक के लिए ज़्यादा बेहतर है वही हम मानेंगे। तो बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। आगे ले चलते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आपका जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 है, तो वहाँ से दोस्तों प्रश्न बना था आपका। देखिए ऐसा है कि आप एक बात ध्यान रखिए, जैसे उस समय 2011 का पेपर था, 2005 करंट उसका नियरेस्ट था। आपको क्या करना है, आपको नेशनल करिकुलम जो आपका फ्रेमवर्क है उसके तहत आपको चीज़ें, नया जो NCF आया उसको आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिए, प्रश्न वहाँ से जरूर बनेंगे, ये बात 100% लिख कर रख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर पूछा गया किस परीक्षा संबंधी सुधार को सुझाया गया है। तो आपकी कक्षा 10 की जो परीक्षा थी उसको दोस्तों सुधारने की बात वहाँ पर थोड़ा किया गया था। दबाव को कम करने में परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो आपको बता दें कि दबाव को यदि करना है कम और परीक्षा में सफलता पानी है दोस्तों, तो ये प्रश्न आपसे संबंधित है। और आपको बता दें कि बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर आ चुका है आप लोगों के लिए कि कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण किया जाना चाहिए, तो आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ पाएंगे। मतलब आपका जो रिजल्ट है दबाव कम होगा, आपके पास टेंशन कम हो जाएगी। आर सेफ टुवर्ड्स शॉर्टर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देखें, द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन, मतलब मूल्यांकन का दोस्तों क्या उद्देश्य है दोस्तों। तो आपको बताना चाहेंगे कि मापन मूल्यांकन आपने टॉपिक पढ़ा होगा, तो वहीं से ये प्रश्न बना है कि आपका क्या यहाँ पर उद्देश्य है। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। अगला प्रश्न बन जाता है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ बेहतर मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव था, इनमें से सभी। तो आप समझ लीजिए कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये बात याद रखिए कि इस समय का जो नेशनल फ्रेमवर्क है वो यही कहता है कि स्वयं कार्य करने पर बल देता है, मतलब कार्य करके सीखने पर बल दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ मित्रों हम लोगों ने सफलतापूर्वक आपका ये वाला सेक्शन कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ लेकर चलता हूँ आपके हिंदी के सेक्शन की ओर, जो कि सेकंड सेक्शन है, और आपको यहाँ से अब खेलना सिखाऊंगा। देखिए कितना आसानी से आप चीज़ों को समझेंगे, बात को समझिए। प्रश्न आपका बन जाता है विद्यालय शब्द है, इसमें कौन सी संधि है। तो मित्रों याद रखिए कि जब भी आपका छोटा और बड़ा, या जब भी याद रखिए इसका सूत्र दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन पहले मैं आपको बता दूं, ऑप्शन से आपका ए सही होगा, स्वर संधि। अब आपको बताऊंगा स्वर संधि में दोस्तों ये दीर्घ संधि है। जब भी आपका इसका सूत्र क्या होता है, आकाह सवर्णे दीर्घा। क्या होता है आकाह सवर्णे, अभी बहुत बेहतर आप समझेंगे, बातों को समझिए। आकाह सवर्णे दीर्घा होता है मतलब कि आपका ये, मतलब कोई भी ऐसा अक्षर जैसे छोटा आ रहा है, छोटा प्लस बड़ा आ जाए तो ये बड़ा हो जाए। सवर्णे दीर्घा मतलब अगर समान आ जाए, समान अक्षर आ जाता है तो वो दीर्घ बन जाता है, मतलब बड़ा अक्षर में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए छोटी, मान लीजिए यहाँ पर छोटी और प्लस छोटी ही आ जाए, तब भी वो दोस्तों बड़ी ही बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद रखिए, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको बताना चाहेंगे आयादी संधि है इसमें, और पो धन अन, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बात करें हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो आपको बताना चाहूँगा हिंदी में दोस्तों वचनों की संख्या होती है मात्र आपकी 2। यहाँ पर याद रखिए कि एक वचन और आपका बहुवचन, बस यही 2 वचन होते हैं आपके हिंदी में। यदि ये दोस्तों संस्कृत में आता तो आप याद रखिए संस्कृत में दोस्तों 3 वचन होते हैं, आपका द्विवचन भी आ जाता है, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न आपको बताता हूं। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों कि आगरा का बहुवचन क्या होगा। तो याद रखिए बहुत अच्छा प्रश्न यहां पर बन चुका है कि दोस्तों आगरा
याद रखिए कि आगरा यदि कोई स्थान है, हमेशा याद रखिए किसी भी स्थान का मतलब जैसे कोई नाम है, अगर कोई पार्टिकुलर स्पेस है, आगरा, दिल्ली, लखनऊ या कोई भी ऐसा है, तो उसका कभी बहुवचन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी सही होगा कि जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें कैसे शब्द कहते हैं? याद रखिए अविकारी शब्द कहते हैं। कि जिन शब्दों में यहाँ पर लिंग वचन कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन ना हो तो वही दोस्तों आपका अविकारी शब्द हो जाता है। जिनमें परिवर्तन हो वो आपके विकारी शब्द हो जाते हैं। और एक बात यहाँ बता दूं महत्वपूर्ण कि विकारी शब्द दोस्तों जो आपके यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और आपका क्रिया और विशेषण, ये चार आपके आ जाते हैं इसमें विकारी में, और अंत के जो चार बचते हैं वो अविकारी में आते हैं। अगला प्रश्न है कि शब्द के सही रूप का चयन करना है हमको, तो यहां पर आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी, तृष्णा। ठीक है, आगे ले चलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो दोस्तों यहां पर यह प्रश्न बहुत अच्छा बन चुका है, और दोस्तों यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट होने की वजह से मैं आपको यहां पर अभी बता दूं कि ए ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बहुत बार ये प्रश्न बना है, कवयित्री होता है। याद रखिए अक्सर हमारे भाई बहन ये गलती कर देते हैं कि कवि को दोस्तों वो यहाँ से कोरिलेट करके उसके साथ में मान करके इसको कवयित्री कर देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। आपका कवि का कवयित्री होता है, याद रखिए। अब संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के दोस्तों आ जाते हैं तो उन्हें क्या कहा गया है, आपको बताना चाहूंगा कि ये आपका होता है तत्सम। आपको बता दें कि तत्सम का मतलब क्या होता है, जल्दी समझिए। तत् माने दोस्तों यहाँ याद रखिए यहाँ संस्कृत है, ठीक, और सम का मतलब दोस्तों समान। मतलब संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं वही दोस्तों आपके हिंदी में यूज कर लेते हैं, जैसे कि तैसे, तो वो आपके तत्सम हो जाते हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर कि जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो, तो आप याद रखिए कि जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो वो आपका बन जाता है ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। ठीक है, जैसे आपका पाप पुण्य, ठीक है, दिन रात, माता पिता, ये सब। ठीक है, आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न की ओर कि शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत बार बना है। आपको बता दें कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, उज्ज्वल। और उज्ज्वल आप याद रखिए कि दोनों बार आपका आधा जा ही आता है। ये बात आप समझ लीजिए, नोट करते चलिए, बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे पहुंचते हैं, अनुरक्त का विलोम क्या होगा। तो अनुरक्त का दोस्तों विलोम आपका हो जाएगा विरक्त। ठीक है, ऑप्शन बी। कौन सा समूह दोस्तों तत्सम में है, तो आपको तत्सम यहाँ पर छांटना है। आपका तत्सम मैं आपको बता दूं कि ये आपका तत्सम हो जाएगा। और एक बात मैं आपको तत्सम की ट्रिक बता दूं कि जब भी दोस्तों यहाँ पर आपके तत्सम मैंने बताया संस्कृत के शब्द जो आपके होते हैं वही दोस्तों आपके हो जाते हैं। तो यहाँ शर्करा जैसे चीनी, ठीक है, या पवन, हवा, ज्येष्ठ मतलब जो बड़ा है, तो अग्नि मतलब आग, तो ये सब आप समझ सकते हैं कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे ले चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किसमें जो है दोस्तों कुपसर्ग नहीं है। तो आपको बता दें कि कुपसर्ग किसमें नहीं है, आप समझ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर बन चुका है, कुशल। देखिए ऐसा होता है कि जो ये कुशल इसमें को दोस्तों उपसर्ग को नहीं यूज है। देखिए उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग उसके पहले मतलब आप किसी अन्य शब्द में, देखिए अगर हम यहाँ पर को हटा दें तो ये आपका चाल बन जाएगा, यहाँ कर्म बन जाएगा, यहाँ रूप। लेकिन दोस्तों सल का मतलब यहाँ पर कोई भी शब्द का नहीं निकला, इसलिए गलत हो जाएगा। आगे ले चलते हैं आपको। आगे अगर आपको बताऊं कि इन प्रत्यय दोस्तों किस में लगता है, तो आपको सबसे पहले मैं जल्दी शॉर्ट में समझा दूं कि प्रत्यय उपसर्ग क्या है। दोस्तों जो आपके उपसर्ग, ठीक है, यहां पर समझ लीजिए उपसर्ग। उप का दोस्तों मतलब होता है समीप, ठीक है, मतलब जो किसी अन्य शब्द के समीप मतलब और उसके आगे आ जाए, आगे लगकर जो उसके अर्थ में परिवर्तन करे वो उपसर्ग है। आपका प्रत्यय से आप याद रखिए पा, ठीक है, मैं आपको बताऊं जल्दी से। प्रत्यय तो पा से प्रत्यय याद रखिए, पा से पीछे याद रखिए, मतलब किसी अन्य शब्द के पीछे अंत में आ जा करके किसी मतलब अर्थ में परिवर्तन कर दे तो वो आपका प्रत्यय हो जाता है। यहाँ पूछा गया इन प्रत्यय का प्रयोग दोस्तों इनमें से किस शब्द में दोस्तों आपके हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि यदि हम दोस्तों यहाँ बात करें किस में हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुजारिन। ठीक, पुजारी और पुजारिन। आगे पहुँचते हैं कि पहला पद संख्यावाचक, दूसरा विशेष आपका बोध कराता है सब। तो आपको बता दें कि कौन सा हो जाएगा, याद रखिए कि यदि संख्यावाची पहला शब्द है तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्विगु समास। जैसे आपका मैं अगर ऑप्शन ले लूं कि पंचानन, यहाँ पर दोस्तों बहुव्रीहि भी हो सकता है पंचानन, या पंचानन आप
बहुत से एग्जांपल्स हैं, त्रिभुवन ले लीजिए या बहुत से ले सकते हैं। आगे ले चलते हैं। द्वंद्व समास मैंने आपको बताया, दोनों पद यहाँ पर प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास का मतलब दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नर नारी। नगर में रहने वाले को दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जाएगा? तो नगर में दोस्तों जो रहेगा, सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि उसे नागर कहेंगे, ये बात याद रखिए। जातिवाचक संज्ञा दोस्तों कौन सी नहीं है? तो याद रखिए कि पहली बात तो जातिवाचक संज्ञा की बात कराता हूं आपको। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिनमें पूरी जाति का, विशेष जाति का, पूरी कास्ट का, कास्ट को हम दोस्तों इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ कौन सी नहीं है? तो आपको बता दें कि 600 यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक ये अवस्था है। ठीक है, आपको आगे ले चलते हैं। अगला क्या है आपका कि कौन सा दोस्तों संप्रदान कारक यहाँ पर है? तो संप्रदान की बात करते हैं। सबसे पहले संप्रदान याद रखिए कि जब भी याद रखिए चतुर्थी विभक्त होती है संप्रदान में, ये भी बात याद रखिए कि आपकी हमेशा संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, ये बात भी आप याद रखेंगे। और आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा क्या कि आप याद रखिए जब भी दोस्तों दान दिया जाए, दान की बात हो जाए, संप्रदान याद रखिए, आपको मैं ट्रिकी वे में समझा रहा हूं, दान आ गया, देखिए संप्रदान, तो दान जहां पर हो जाए वहां पर आपका ये हो जाता है संप्रदान कारक। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, तो यहां पर दान दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। वह स्वतः ही जान जाएगा, स्वतः आ गया, देखिए स्वतः मतलब स्वयं, और जहां पर आ जाए स्वयं तो दोस्तों वहीं पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निज वाचक। निज का मतलब भी स्वयं होता है। आगे ले चलते हैं। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य यहां पर दिया गया है, मतलब कौन सा वाक्य ऐसा इसमें संयुक्त क्रिया है? तो आपको बता दें कि आप याद रखिए, संयुक्त क्रिया के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां पर दोस्तों मतलब दो, एक तरीके से दो क्रियाएं एक साथ में आ जाएं, ठीक है, जिस और ये या फिर आपके दो, एक तरीके से दो सेंटेंसेस एक साथ में है जिसमें आपकी दो क्रियाएं साथ में आएंगी। जैसे रस्सी जल गई, यहाँ कोई बात नहीं बन सकती है। सीता पढ़ रही है, नहीं। बच्चा सोता, नहीं। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तो देखिए पढ़ने का एक क्रिया है, देखो एक पढ़ना हो गई क्रिया, और एक दोस्तों आपकी क्या हो गई? आना। ठीक, आया करो मतलब आना, तो दो क्रियाएं हैं, इसलिए संयुक्त क्रिया बन जाएगी। आगे ले चलता हूं। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो आपको बता दें सरल या साधारण वाक्य किसे कहा जाता है? जिसमें आपका याद रखिए एक सब्जेक्ट, आपका एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, ठीक, और एक ही वर्ब हो, ये होता है आपका क्या? सरल वाक्य से सिंपल सेंटेंस कहते हैं। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है। आगे ले चलते हैं आपको कि मोहन बाजार जा रहा है, उद्देश्य क्या है इसमें? तो आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर उद्देश्य की अगर बात करें, आप बहुत अच्छे से समझिए कि उद्देश्य क्या है। देखिए ऐसा है, मैंने आपको बताया उद्देश्य का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिए कि जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वही आपका उद्देश्य होता है, मतलब सब्जेक्ट वही मोहन हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मिश्रित वाक्य कौन सा है? तो याद रखिए कि मिश्रित वाक्य दोस्तों कौन सा होगा जिसमें आपका एक तरीके से समझ लीजिए कि जहां पर एक सेंटेंस दूसरे वाले पर डिपेंड करता हो। ठीक है, एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड करे। देखिए वर्षा हो रही है, यहाँ कोई मतलब नहीं, सिंपल एक ही वाक्य है। सुधीर पढ़ता है, मतलब ही नहीं है। अब मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, तो देखिए यहाँ पर दोनों अपने अपने अलग अलग बातें हैं कि मैं पढ़ता हूँ पूरा सेंस आ रहा है, वह खेलता है पूरा सेंस आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये ऑप्शन लें कि मैंने सुना है कि, यदि मैं इतना ही कह दूँ कि मैंने सुना है कि, तो क्या आप पूरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं। देखिए अगला सेंटेंस इस पर डिपेंड है कि नीना पास हो गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला ले चलते हैं। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो उद्धृत करना है हमको, मतलब उद्धरण चिन्ह का ही हम प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? तो प्रश्न देखिए, जो पत्र आज आया है कहाँ है? जो पत्र आज आया है कहाँ है? जो पत्र आज आया है कहाँ है? चार सेंटेंस एक ही हैं, कहाँ पर आपको कौन सा यूज करना है तो आप समझ सकते हैं। देखिए कौन सा, जो पत्र आज आया है, ये बात यहाँ खत्म हुई, कॉमा आ गया। कहाँ है? तो ये आपका क्वेश्चन मार्क एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला ले चलते हैं। शेर को सामने देखकर, अब आगे आपका डॉट 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 है, मुहावरा हमको पूर्ण करना है। तो आपको देखिए कौन सा, मैं सातवें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो गया, मैं आसमान सिर पर उठा लिया मैंने, या मेरे प्राण सूख गए। तो दोस्तों सिंपल सी बात है भाई, जब किसी के सामने शेर आ जाएगा तो आदमी डर तो जाएगा ही, तो मतलब उसके प्राण सूख गए एक तरीके से, मतलब एक बहुत ज़्यादा डर गया। ठीक है, आगे ले चलता हूँ कि यहाँ पर सही मुहावरा क्या है? तो आप समझ लीजिए कि सही मुहावरा नेत्रों में मिट्टी डालना, ठीक है, और आपका अगला बन गया आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में कचरा डालना। तो आप समझते हैं तो बहुत
फेमस है, आंखों में धूल झोंकना। ठीक, अगला लिखा हाथ ना आना मुहावरे का निकटतम अर्थ कौन सा है? तो आपको बताएं, पकड़ में ना आना, हाथों का व्यायाम करना, बहुत बड़ा होना या हाथ फैलाना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पकड़ में ना आना, हाथ में ना आना मतलब पकड़ में ना आना। दोस्तों हिंदी का सेक्शन आप देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल सरल पेपर आपका है। मतलब मेरे ख्याल से आप चाहें तो इसमें आप 30 में 30 भी ला सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट ये क्वेश्चन थे यहाँ पर। ठीक है, आगे ले चलता हूँ कि सिर फिर जाना। सिर फिर जाना मतलब कहते हैं ना यार तुम्हारा सिर ही फिर गया, क्या मतलब? एक तरीके से अहंकारी, प्राउडी हो जाना, मतलब घमंडी हो जाना, अहंकारी हो जाना। ठीक है, आगे आपको ले चलते हैं अगले सेक्शन की ओर। अगला सेक्शन आपका बन रहा है दोस्तों लैंग्वेज आपका इंग्लिश से। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा एक बात आप समझ लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये पूरा हिंदी का भी सेक्शन हो चुका है। तो मित्रों यहाँ पर एक निवेदन आप सभी से है कि यहाँ पर अब दोस्तों यदि मैं लैंग्वेज को आपके इंग्लिश और संस्कृत को भी ले लेता हूँ तो आपका मैं वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो शायद आपका टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। इसलिए मैं आज अभी इस सेक्शन को मैं आपका स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊंगा, पर्टिकुलर वीडियो, अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें मैं आपके दोस्तों लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का दोस्तों यहाँ पर लेने की कोशिश करूँगा। आपका लैंग्वेज का जो सेक्शन है आपके, वो इंग्लिश का पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपका संस्कृत का भी एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि अगर मैं आपको अभी दोस्तों ये लेता हूं तो आपका ये पेपर बहुत बड़ा हो जाएगा और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं आपके नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि आपका लैंग्वेज सेकंड होता है। और लैंग्वेज सेकंड में दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं, अभी यहाँ पर देखते हैं। अभी लैंग्वेज सेकंड में आपका फिर से हिंदी आएगा, तो हिंदी पे दोस्तों हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम मैथ्स और ईवीएस को देखेंगे और उसके बाद में दोस्तों मैं आपको, जैसा मैंने आपसे वादा किया है, मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश का और संस्कृत का दोनों का वीडियो में सेपरेट वीडियो आप लोगों के लेकर के आऊँगा। तो ठीक है, आपको अगले आपके सेक्शन की ओर चलते हैं। अगला सेकंड बनता है, देखिए तालव्य व्यंजन कौन से हैं। तो आपको बता दूं, तालव्य व्यंजन मतलब जो जिनको हम तालु से, मतलब आपके तालु का प्रयोग करते हैं बोलने में। तो आपका दोस्तों यहाँ पर अगर ऑप्शन हम देखें तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर एक बात पहले समझ लीजिए कि आप याद कैसे रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर अक्सर लोगों के सामने दिक्कत आती है कि वो याद नहीं रख पाते हैं, तो आप कैसे याद रखेंगे मैं आपको ये बात बताता हूँ। देखिए एक बात याद रखिए, देखिए ये जो सा होता है आपका ये वाला, इसे बोलते हैं तलव्वी सा, बोलते हैं ना, आपने सुना होगा तलव्वी सा बोलते हैं, तलव्वी शाह बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात तलव्वी शाह बोलते हैं। अब एक बात एक समझ लीजिए, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, याद रखिए। आपको क्या याद रखना है, इचुई शानाम तालु, इचुई शानाम तालु, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो छोटी आपका और चा से लगा के चा वर्ग पूरा, और आपका ये शा ये वाला। ठीक है, ये आपके सारे के सारे तालु से हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका दोस्तों यहाँ पर सही होगा, चाचा जज्जा। ठीक है, अय स्वर नहीं है यहाँ पर, ये पूछा गया है, और कैसा स्वर नहीं है, तो वैदिक, पैतृक, ऐक्य या सने है। तो आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपका ऑप्शन दोस्तों डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्यास शब्द का वर्ण विक्षेप क्या है? तो याद रखिए कि जब भी दोस्तों आप एक बात और याद रखिए, जब भी दोस्तों ये आ जाता है, इसको हम आधा अक्षर क्या होता है, मतलब स्वर रहित जो दोस्तों आपका व्यंजन होता है वो आधा अक्षर बन जाता है। तो ये आपको आप इसको लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, प नीचे हलंत आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन बन जाएगी आपके लिए। तो ऑप्शन आपका दोस्तों बी यहाँ पर सही हो जाएगा, या फिर बड़ा की मात्रा फ्रीसा फ्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद दोस्तों क्या है, तो उत और चारण आपका बन जाएगा दोस्तों, व्यंजन संधि है इसमें, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? आगे पहुँचते हैं। आगे क्या होता है कि बहुवचन, कौन सा बहुवचन किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, बहु माने बहुत सारे। तो जहाँ पर दोस्तों किसी भी शब्द के, मतलब जिस शब्द से हमें एक से अधिक होने का पता चले वही बहुवचन है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है सही हो जाएगा, कौन सा? एक से अधिक होने वाला, मतलब ऑप्शन डी। किस समूह में सभी शब्द यौगिक हैं? तो दोस्तों यौगिक आपके कौन से हो जाएंगे? देखिए याद रखिए, यौगिक का मतलब क्या है, जिनमें दो अलग अलग शब्द आपके मिल करके अन्य शब्द का फॉर्मेशन कर देते हैं, मतलब कंपाउंड वर्ड्स आप कह सकते हैं, जैसे रसोई और घर, अन्न, पढ़, पुस्तक, आलय, राज, महल, ये सब देखिए दो शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं।
किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? तो विदेशी शब्दों के बारे में आपको समझना पड़ेगा। विदेशी शब्दों के लिए आप समझ लीजिए कि आपका ये किताब, सिनेमा या संतरा ये आपका विदेशी हो जाएगा। किस समूह के शब्द जो है आपके सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं? तो याद रखिए कि चंद्रमा के सभी पर्यायवाची। दोस्तों यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए कि देखिए अलग अलग पोर्शन से, अलग अलग सेक्शन से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो पूरा एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलिए। जिन भी प्रश्नों की संभावना, मतलब जिस टॉपिक से प्रश्न आपके ज़्यादा बनते हैं वो आप टॉपिक नोट करते चलिए कहीं पर, और उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी करिए। तो आपका 68 में अगर देखें तो शशि, इंदु और रजनीपति आपका सही हो जाएगा। विलोम शब्द दोस्तों कौन सा नहीं यहाँ पर मैच कर रहा है? तो आप देख सकते हैं प्रवृत्ति का निवृत्ति, बहिरंग, अंतरंग, प्रत्यक्ष, परवर्ती या पदोन्नत का आपका पदावनत। तो दोस्तों यहाँ पर दो आपका 69 नंबर है, उसमें आपका ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होगा, यहाँ परवर्ती नहीं होगा। ठीक है, आगे पहुँचते हैं। संतोष का विलोम, तो संतोष मतलब जो व्यक्ति आपका मतलब एक तरीके से संतोष है, तो उसका विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका असंतुष्ट हो जाएगा या असंतोष हो जाएगा। कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो बात करें तो जीवन का दोस्तों जिंदगी सही अनेकार्थी शब्द नहीं है। अनेकार्थी पूछा गया, याद रखिए पर्यायवाची नहीं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस समूह के सभी शब्दों के प्रत्यय सभी शब्दों में प्रत्यय है? तो आपको बता दें कि यहाँ पर मैंने आपको भी बता दिया था, प्रत्यय मतलब जो पीछे लगकर अंतर ला दें। ठीक है, तो आपका दोस्तों बात करें यदि हम कि कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, दयालु, डिबिया और अज्ञानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो दाल रोटी मतलब दाल और रोटी, पुस्तक और आलय, पंचानन 5 हैं जिनके सर, और सुलोचना आपका सुंदर है लोचन जिनके। ठीक है, या जिसके। तो आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, पंचानन 5 हैं जिसके आनंद शिव, ये बात गलत है। ठीक है, आगे ले चलते हैं। अगला प्रश्न बनता है जिसका पहला पद विशेषण दूसरा विशेष है। तो याद रखिए समास से प्रश्न बना है कि विशेषण और आपका विशेषण और विशेष संबंध जब भी बने कहाँ बनेगा? तो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे ले चलते हैं। क्या है अगला? तो अगला आप देखना चाहेंगे आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दूसरा पद विशेष है। ठीक है, आगे ले चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर क्या बन जाएगा कि संध्या और जो आपकी रात्रि है, संध्या और आपकी रात्रि के बीच का समय दोस्तों क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। याद रखिए कि संध्या और रात्रि के जो बीच का समय आपका होता है वो गोधूली के नाम से जाना जाता है। प्रश्न बहुत बार पूछा है। युद्ध करने का जो इच्छुक होता है उसे युयुत्सु बोलते हैं। और कौन प्रत्यय लगने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में दोस्तों बदल जाएगा? तो याद रखिए कि अगर हम मधुर की सबसे पहले बात करें, यदि हम मधुर के जो भाववाचक संज्ञा की है, तो याद रखिए मधुर का जो भाववाचक संज्ञा होता है हो जाता है मधुरता। ता आ गया, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। कौन सा वो प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? तो प्रश्नवाचक जहां से मतलब दोस्तों हमें प्रश्न पता चले, प्रश्न की बन रहा है। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करते हैं आपके सही उत्तर की, तो सही उत्तर आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कौन, किसे, कब। आगे ले चलता हूं। आगे क्या है आपका? तो आगे आप देख लीजिए आपका अगला प्रश्न क्या बन जाता है। प्रश्न बन जाता है आपका कि जहां एक क्रिया के समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध हो जाए, तो वहां पहली क्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? याद रखिए जब दो क्रियाएं एक साथ में आए और एक क्रिया पहले, मतलब जैसा हमने इसमें लिखा है कि एक क्रिया खत्म हो उसके पहले दूसरी क्रिया, मतलब दूसरी क्रिया तुरंत शुरुआत हो जाए, या मतलब सॉरी दोस्तों एक तुरंत पूरी हो और उसके बाद तुरंत एक दूसरी शुरुआत हो जाए, तो वहां पर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह उठकर पढ़ने चला गया, तो उठा और उसके बाद पढ़ने चला गया। एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को दोस्तों हम क्या कहते हैं? तो याद रखिए कि आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय का मतलब ही कंजंक्शन, मतलब जो जोड़ते, समुच्चय बनाते। ठीक है, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? तो याद रखिए पहले बात कर लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया की। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा प्रेरणार्थक क्रिया की अगर बात करें तो ऐसी क्रिया जिसमें जो कर्ता होता है वो स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से कार्य करवाए, तो वो प्रेरणार्थक होती है। तो आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ऑप्शन आप देख सकते हैं बी सही हो जाए। किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका था, मतलब खुद नहीं उसने काटा, उसने कटवाया दूसरे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन मिश्र वाक्य? मैंने आपको बता चुका हूं। तो मिश्र वाक्य की अगर बात करें ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा कि वह कौन सा व्यक्ति है
तो अगर हम सिर्फ इतनी बात कह दें जैसे वह कौन सा व्यक्ति है, क्या आप समझ पाएंगे पूरा मतलब? नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए दोस्तों याद रखिए कि ये आपका मिश्र वाक्य है कि जिसे महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे ले चलता हूँ। राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। देखिए यहाँ पर 3 सेंटेंस हैं। राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे सेंटेंसेस आपके एक तरीके से देख सकते हैं, राम आया और फिर भाई से मिला और तुरंत लौट गया, तो एक वहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक, आगे किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कि लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। ठीक है, जैसे हम लोग दोस्तों लिख देते हैं डॉक्टर, ठीक है, या पंडित, ऐसे लिखते हैं। तो आप देखते हैं जी ये चिन्ह आप देख रहे हैं, यही आपका लाघव है। आगे ले चलता हूं। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? तो आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि विराम चिन्ह आप देख सकते हैं छी। ठीक है, जब भी याद रखिए, देखिए ये आपका अपॉस्ट्रोफी आपने पढ़ा है ना, तो वही है ये वाला सेक्शन, ये आपका ऑप्शन सही। कौन सा अर्थ सही नहीं है? तो आप देखिए छठी का दूध याद आना, मतलब बचपन का लाड़ प्यार याद आना। तो आप देख सकते हैं कि यहीं पर दोस्तों ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, कौन सा अर्थ सही है? छाती पर सांप लौटना, मतलब ईर्ष्या करना। बालू से रेत निकालना, नई तकनीक का प्रयोग। हाथों के तोते उड़ जाना, पिंजरे से तोते का निकल जाना। या फिर आपका हाथ पांव फूल जाना, मोटा हो जाना। तो दोस्तों आपका सही अर्थ यहाँ पर बन जाएगा सांप लौटना, छाती पर मतलब ईर्ष्या करना। अगला है खेत रहना का अर्थ क्या है? तो खेत रहने का अर्थ हो जाता है दोस्तों शहीद हो जाना। अगला है रंग में भंग का मतलब क्या होता है? तो रंग में भंग का दोस्तों मतलब अगर हम बताएं तो रंग में दोस्तों भंग का मतलब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उल्लास में विघ्न पड़ जाना। ठीक है, यहाँ पर आपका ये सेक्शन भी खत्म हो चुका है और अब मैं आपको आगे लेकर चलूँगा। मैंने जैसे कहा है आपको इंग्लिश सेक्शन और संस्कृत का अलग से वीडियो में बना के लाऊंगा, तो उसको मैं दोस्तों आपको बाद में बताऊंगा। आगे ले चलता हूँ आपको यहाँ से, और अगला मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि आपके ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे PDF में मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। आप मेरे यदि आप चाहते हैं PDF लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। आगे ले चलता हूँ आपको मैथमेटिक्स की तरफ और बताता हूँ पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है साथियों आपका, क्या अवरोही क्रम? दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है। 2011 में आप देख सकते हैं लेवल कितना, मतलब इजीएस्ट लेवल था ये आप कह सकते हैं आज के समय से अगर कंपेयर किया जाए। और आपको बता दें अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब क्या है? मान लीजिए आप यहाँ छत पर खड़े हैं, मान लीजिए आप यहाँ छत पर खड़े हैं, आपको नीचे स्टेयर से आना है, तो यही आपका दोस्तों अवरोही। अवरोही मतलब घटता क्रम। ठीक है, घटता क्रम, यही आपका कौन सा क्रम है? अवरोही। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको मैंने ये बता दिया है। अब आप ऑप्शन को हल कर लीजिएगा, ज़्यादा समय मैं ही आपका लेना चाहता हूं क्योंकि बहुत ऑलरेडी मैं समय आपका ले चुका हूं। अगला प्रश्न, 1 करोड़ इज इक्वल टू, ठीक है, 1 करोड़ किसके बराबर है? याद रखिए सबसे पहली बात कि 1 करोड़ में दोस्तों आपका कितना जीरो होता है? तो नंबर ऑफ जीरो 7 जीरो होते हैं आपके। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पूछा गया है किसके बराबर है, तो आपको बता दें कि 100 लाख, 10 लाख, 1000 लाख या फिर 100,000। अब दोस्तों यहां पर समझिए बात को कि यदि लाख में कितने होते हैं? 5। ठीक है, तो 100 के आगे 2 जीरो जुड़ जाएंगे, मतलब हो जाएंगे 7। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे ले चलता हूं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि यहां पर संख्या 5 करोड़ 9 लाख, ये आपका देखिए शब्दों में लिखा है, अंकों में लिखना है कि 5 करोड़ 9 लाख 4,988 अंकों में आप लिख सकते हैं। ऑप्शन आपको बता दूं कि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अगला ले चलता हूँ, क्या है कि पॉपुलेशन ऑफ विलेजेस, ये लिखी हुई है कि जनसंख्या दोस्तों आपकी गांव की इतनी थी, पुरुष इतने थे, महिलाएं इतनी थी, शेष बच्चे थे, तो कितने हो जाएंगे बच्चे? दोस्तों आपको क्या करना है, बहुत ही इजी लेवल, दोनों को जोड़िए, इसमें से दोस्तों क्या करिए माइनस, आंसर आ जाएगा। आगे ले चलता हूं कि 0 में 60 का भाग देने पर भाज्य भाजक और भागफल एवं शेषफल आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखिए क्या है आपका, कि याद रखिए कि आपका जो भाग करने वाला है वो दोस्तों आपका मतलब यहाँ भाजक का 60 हो जाएगा और सबका सब जीरो हो जाएगा, याद रखिए। तो आंसर ऐसा ही हो जाएगा। आगे ले चलता हूँ कि यहाँ पर 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान किसके बराबर होगा? तो दोस्तों सारे प्रश्नों को यहाँ पर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, उसका रीजन ये है कि दोस्तों यहाँ पर मुझे स्क्रीन पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं आपको तरीका बता सकता हूँ। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 25 पैसों के दोस्तों 15 सिक्कों का मान, तो आपको क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले वैल्यू निकाल लेनी है 25 पैसे के 15 सिक्कों की। 25 पैसे का मतलब हो गया दोस्तों क्या, कि भाई 1 रुपये में आपके 4 सिक्के बनेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से आपके हैं 15 सिक्के, 4 चक्कू 16, लगभग आपका 4 रुपये होना चाहिए, 4 रुपये से नीचे बनेगा। तो आप ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिएगा। मैं आपको आंसर बता दूँ कि आपका आंसर दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा 96 का
मैं आपको बता दूंगा 96 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे ले चलता हूं। आगे आपको बताऊं कि यहाँ पर अरेंजमेंट एक दिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब हमको यहाँ पर आरोही करना है। तो आरोही का मतलब क्या है? आरोही मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बढ़ता क्रम आप कैसे इसको निकाल पाएंगे, इसका इजी वे में आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी वे में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, क्योंकि यहाँ से ऐसे प्रश्न बने हैं, आगे संभावना भी बन जाती है। देखिए ऐसा होता है, देखिए इसके लिए दोस्तों बहुत से तरीके हैं, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, जो ऊपर आपका अंश होता है, देखिए ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, अंश में आपको 0 बढ़ा लेना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 20/9, यहाँ पे हो जाएगा 50/8, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, आपका हो जाएगा 10/3, और यहाँ पर हो जाएगा 30/4। तो देखिए हमें यहाँ पर बताना है आरोही। देखिए 9 से अगर हम इसको भाग करें तो 9 दूना 18, आपका 2 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेंगे, 20 बन जाएगा, 9 दूना 18। ठीक है, आगे यहाँ पर देखें तो 8, आपका 8 पंच 8 छंग 48, लगभग 6 दशमलव कुछ जाएगा। यहाँ से देखें 3.33 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 दशमलव कुछ होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि आपका यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपका कौन सा सही होगा, तो आपका देखिए सबसे पहले आपका आ जाएगा ये वाला 1 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा कौन सा, उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 नंबर, उसके बाद ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो आपका ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर दिया हुआ है 5 पेंसिलों का मूल्य इतना है, 2 पेंसिलों का बताइए। बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए भाई 5 पेंसिल का दिया है, कितना है 4, 3 सही 3/4, तो ये बन जाएगा 4 3 12, इसका गुणा और प्लस यहाँ पर ये कर दीजिए, 4 3 12 3 15/4, मतलब 5 पेंसिलों का है 15/4, एक का कितना हो जाएगा 15/4, और यहाँ पर बटे में 5। तो आपको निकालना है दोस्तों कितने का, 2 का। ठीक है, 5 3 15 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4, आपका आ जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2, तो आपका ये बन जाएगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बनता है कि कौन सा कथन सही है, तो आपको यहाँ पर बताना है एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है, या फिर एक संयुक्त संख्या है। तो मित्रों यहाँ पर ये एक अच्छा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और आपको बता दें कि एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिए। सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है, ये बात याद रखिएगा। आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स की इस नंबर के दिए हुए हैं, हम सॉरी दोस्तों, हमें इसके प्राइम फैक्टर्स बताने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड आप निकाल सकते हैं आसानी से। 720 का आप यहाँ पर सीधे आप निकालिए, फैक्टर करके आप आंसर निकाल लेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप सीधे यहाँ चेक कर लीजिए, आप यहाँ पर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शन मान लीजिए ले लें, जैसे 2 दूना 4 3 12 3 36 दूना 72 और 72 पंचे, आपका 7 5 पैसे नहीं हो पाएगा। ठीक, इसको देखते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 3 48, और 48 3 आपका हो जाएगा कितना, तो 48 3 और 24, हाथ से लगा 2, 3 चौको 12 2 14, 144, और 144 का 5 से करेंगे, 5 चौको 20, हाथ से लगा 2, 5 चौको 20 2 22, हाथ से लगा 2 5 यही दोस्तों आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, आगे ले चलते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ दोस्तों निकालना है हमको इन दोनों का, 425 476 का। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप कैसे कर पाएंगे, इजीएस्ट वे में आपको बता दूं। देखिए ऐसा करना है, आप चाहें तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। दो ऐसा संख्या ले लीजिए सबसे बड़ा से बड़ा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे पूरा पूरा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक तरीका आप ये कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इस सीधे छोटे वाले से बड़े वाले को आप सीधे भाग करिए, एक बार लग जाएगा 425, भाग विधि यूज करिए। 16 से 5 गया 9, यहाँ पर 6 से 2 जाएगा 4, 49 से 425 को भाग करेंगे। ठीक, कितने टाइम लग जाएगा, ये आपका लग जाएगा दोस्तों 8 बार मेरे ख्याल से लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से करने के बाद आप ऑप्शन को सॉल्व करिएगा, जो लास्ट में बच जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। आगे ले चलते हैं कि 90 60 75 और 35 का दोस्तों लासा क्या होगा। तो याद रखिए, मैं आपको बता दूं, लासा निकालने का ट्रिक ये है कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे छोटी ऐसी कौन संख्या है जो इन सभी से दोस्तों भाग हो जाती है, तो वो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 6300। देखिए, ठीक, अगर हम देखें तो 90 से 9 7 63 हो जाता है, 60 से भी हो जाता है, तो आपका सभी संख्याओं से हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे ले चलें कि एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके कितने दिन में करेंगे। याद रखिए दोस्तों, MDH एक आपने सुना होगा ना, असली मसाले सच सच MDH। तो MDH याद रखिए, मैन
आपका डेज और आवर्स कितने, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके से करके देखें तो आपका हो जाएगा 5 व्यक्ति 8 घंटे करते हैं, ठीक। 5 व्यक्ति 3 घंटे 8 ये करते हैं, और इधर कितना है 1 गुणे 4 और गुणे x हमने मान लिया, तो आप 4 दूना 8 कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपका हो जाएगा 5 दूना 10 तियाँ 30, मतलब आंसर आपका जो हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आगे ले चलते हैं। आगे क्या है कि एक परीक्षा में दोस्तों 4 विषयों में इतने प्राप्तांक कितना मिला है, उसको प्राप्त हुए अंक, 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत इतना है, चौथे में बताना है। याद रखिए कैसे कर पाएंगे, देखिए ऐसा है 3 विषयों में इतना औसत है। दोस्तों हम जानते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है, ये एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन में दोस्तों टोटल नंबर, ठीक, यही तो होता है। तो दोस्तों एवरेज आपका 48 दिया है, सम हमको यहाँ पर पता नहीं है, और हमें यहाँ पर नंबर दिए हैं कितने, 3। तो अगर हम सम निकालें तो क्या 48 गुणे 3 हो जाएगा, 48 गुणे 3 अगर करेंगे 3 और 24 हासिल लगा कितना आपका 2 3 चक्कू 12 2 14 144 आ गया। टोटल आपके पास 200 थे, तो 200 से 144 हटा दीजिए, कितना बच जाएगा आपका, यहाँ पर 6, यहाँ पर बच जाएगा 5, 56 आपका आंसर आ चुका है। 56 आपका ऑप्शन कौन, ऑप्शन डी सही है, ठीक। आगे ले चलते हैं। साइकिल दोस्तों इतने रुपए में व्यक्ति ने जो है क्या की 10% लाभ पर बेची है, तो साइकिल कितने रुपए में खरीदी गई थी हमको ये बताना है। बहुत ईजी है, आपको तरीका मैं बता दूं क्या करना है, आप याद रखिए CP इज इक्वल टू SP 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट अपॉन यहाँ पर 100, याद रखिए, ठीक। हमारा कितना है CP मतलब कॉस्ट प्राइस हमें बताना है, SP 935 है, 110 आपका लाभ 100 प्लस 10 110 बटे 100 आ जाएगा, ठीक। आगे ले चलते हैं। क्या बन जाता है अगला, एक व्यक्ति ने बैंक में कुछ रुपया 15 से वार्षिक ब्याज की दर से दिया, अगले 3 साल बाद इतना रुपया वापस ले लेता है, कितने रुपए उधार दिया था, चाहे तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, या फिर दोस्तों PRT अपॉन 100 से आप चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। आगे ले चलता हूँ। 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज कितना होगा, तो याद रखिए कि जब भी दोस्तों छमाही आपका हो जाता है ब्याज, तो आप याद रखिए मैंने दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी एक वीडियो बनाई है मैथ्स के टॉपिक से रिलेटेड, आप चाहें तो आप मेरे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट चैनल पे जा करके आप चेक कर सकते हैं, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर चूंकि मैंने बताया ना कि ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मैं चाह करके भी यहाँ पर स्क्रीन पर लिख करके थोड़ा सा ईजीएस्ट वे में नहीं समझा पाऊंगा, तो इसी से मैं आपको आगे लेकर के चल रहा हूँ कि कौन सी दोस्तों यहाँ पर समतल है। तो आपको समतल बतानी है, तो आप देख सकते हैं कि समतल आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, भाई कागज है समतल, सम माने समान, देखिए सम माने समान और तल माने आपका जो बेस है, तो मतलब समान तल है किसमें, कागज में ही तो होगा। गेंद गोल होती है, गिलास आपका शेप अलग होता है, बेलन भी अलग होता है। आगे क्या है, कौन सा असत्य है, किसी एक बिंदु से होकर गुजरने वाली 2 किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं, एक ही बिंदु से गुजर रही हैं, बात ध्यान रखिए थोड़ा सा, असत्य हमें बताना है, ठीक। पॉसिबल है भाई। तो देखिए आपका दिया हुआ है अगला, किन्हीं 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक, और किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ऐसा दोस्तों नहीं है, ऑप्शन यही सही हो जाएगा। इन दोनों में आप याद रखिए बंद आकृति होगी, त्रिभुज आप देखिए हमेशा बंद होता है, ये नहीं 1 1 3 ये गिर गया, लेकिन ये सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, आपका सी सही होगा। अगला है, किसी त्रिभुज में से कौन सा कथन जो आपका सत्य है, तो आपको देख सकते हैं समस्त कोण न्यून कोण होते हैं, ठीक है, और एक सदैव समकोण होता है, एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, सदैव एक कोण न्यून कोण होता है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि हमेशा एक कोण आपका न्यून कोण होगा। आगे ले चलते हैं। यहाँ पर हमें बताना है दोस्तों त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो त्रिभुजों की संख्या दोस्तों आपको पता नहीं है, तो देखिए 1 2 3 ये दोस्तों हो गए, उसके बाद चौथा आपका ये हो जाएगा, और पांचवा अगर देखें तो आप देख सकते हैं ये आपका पांचवा, तो मतलब 5 हो जाएंगे, ठीक। आगे ले चलता हूँ आपको अगले प्रश्न पर। प्रश्न अगला क्या है, वर्ग के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो आपका 360 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखें, अगला बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है। वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है, आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग होता है, प्रत्येक किरण एक रेखाखंड है, या फिर ऋजु या सरल कोण की माप आपकी 90 अंश होती है। कौन सा कथन हमको सत्य है ये बताना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, एक आयत होता है विशेष प्रकार का, ठीक है। आयत ले चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दोस्तों, इसको फिलहाल के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आगे आपको दिखाता हूँ कि ये आपके सारे क्वेश्चंस आपके नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं जिनको आप इसी वे में कर सकते हैं। 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन आप आराम से घटा सकते हैं इनको,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक टंकी में 400 लीटर पानी है, 12 लीटर मतलब 12.5 लीटर आपका पानी कम हो जाता है शेष पानी को समान। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस 400 सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आपको बता दें कि सबसे पहले इस 400 में से आपको ये यहाँ पर 12.5 लीटर ये हटा देना है, ये आपका ये, ठीक, ये हटा देंगे। जितना आ जाएगा उसको 25 से यहाँ पर मान लीजिए यक्स आता है तो यक्स आप 25 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे ले चलते हैं, घड़ी में बड़ी सुई के किसी अंक के ठीक अगले अंक तक पहुँचने में लगने वाले समय के लिए कौन सा आपका गलत हो जाएगा। तो आपको अब मैं अगर सही उत्तर की बात बताऊं तो आपका दोस्तों यहाँ पर 1 घंटा गलत हो जाएगा, ठीक। आगे ले चलते हैं, एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई इतनी है, बाहरी सतह पे 5 मीटर की घास लगानी है, तो आपका जगह का क्षेत्रफल दोस्तों घास इसमें लगाई कितना हो जाएगा। तो आपको बता दें, देखिए पहले भाई इसका आप सीधे गुणा निकालिए, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, 5 मीटर की आपके घास लगा दी गई, भाई आयताकार ये हमने क्या किया है, इसके बाहर लगाई है हमने घास, तो 5 इधर सब कहीं बढ़ गई, तो 5 इधर मतलब 10 ये बढ़ जाएगी और 10 ये बढ़ जाएगी, तो ये दोस्तों 70 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 50, तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, मतलब 3500 में से आपका ये 2400 हट जाएगा, 0 0 हट गया, 1 आ गया, ये आ गया 1, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1100 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 1100 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा, कि ये क्षेत्रफल इसलिए आपका वर्ग मीटर आएगा। आगे ले चलते हैं, क्या है, आयत चित्र के फ्रेम की यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दी गई है, फ्रेम जो वाई की भुजा 80 सेंटीमीटर है, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। आगे आपको ले चलते हैं, आपका लास्ट जो सेक्शन है आपका ईवीएस से। तो ईवीएस एकल परिवार से दोस्तों क्या तात्पर्य होता है, तो आपको बताना चाहूँगा। एकल परिवार का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिए, कि जिनमें सिर्फ माता पिता और बच्चे होते हैं, वही एकल परिवार है। अगला, तंबाकू की आदत दोस्तों किससे हो जाती है, तो याद रखिए निकोटीन आपका तंबाकू में पाया जाता है, इसी वजह से उससे तंबाकू की आदत हो जाती है। अगला है, भारत में लड़के लड़कियों की जो विवाह की न्यूनतम आयु है कितनी है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कि आपका 21 और 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 और वैसे 18। लास्ट है, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ राजस्थान, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो आप यहाँ पर याद रखिए, क्योंकि दोस्तों राजस्थान का पेपर आप देने जा रहे हैं, इसलिए राजस्थान के बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कृषि वहाँ का मुख्य व्यवसाय है। आगे ले चलते हैं कि राजस्थान में मुख्य से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। जैसा मैंने कहा कि राजस्थान का एग्जाम है, तो राजस्थान के बारे में जरूर पढ़ें। तो यहाँ पर देखिए, वही अगला क्वेश्चन है कि आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, निम्बाहेड़ा आपका यहाँ पर नहीं है शक्कर का कारखाना। आगे ले चलता हूँ कि ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें कहाँ पर शिकायत दोस्तों करनी पड़ेगी, तो आपको शिकायत करनी है उपभोक्ता संरक्षण मंच की ओर, ठीक है। अगला ले चलते हैं कि हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। बहुत अच्छा प्रश्न है कि राज्यसभा में कितने मनोनीत करता है दोस्तों राष्ट्रपति सदस्य। तो याद रखिए कि आपके ऑप्शन सही हो जाएगा ये 12, ठीक। अगला आपको दिखाते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री रोजगार आपकी योजना। अगला है, संसार में सबसे अधिकतम जो ट्यूबवेल हैं किस देश में है दोस्तों। तो आप याद रखिए भारत में ही अपने सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल हैं। अगला है, गणगौर का त्यौहार दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, सॉरी दोस्तों कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चैत्र शुक्ल नवमी को। आगे पहुँचते हैं कि सिटी ऑफ लेक्स, राजस्थान में दोस्तों झीलों की नगरी किसे कहते हैं। तो झीलों की नगरी के नाम से आपका फेमस है आपका सॉरी दोस्तों उदयपुर, ठीक है। आगे पहुँचते हैं, होबेल्ड द विजय स्तंभ, मतलब विजय स्तंभ किसने बनवाया था। याद रखिए बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है, महाराजा आपके जो महाराणा कुंभा थे उन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था। आगे आपको ले चलते हैं कि यहाँ पर कि ये साइन कौन सा है, मतलब कौन सा ये किसको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर ये साइन। तो आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दोस्तों ये सकरी पुलिया जहाँ पर होती है वहाँ पर ऐसा आपने साइन देखा होगा। आगे ले चलते हैं कि अगला प्रश्न आपका बनता है एटीएम का पूरा नाम। तो एटीएम का पूरा नाम दोस्तों क्या हो जाता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे ले चलते हैं, आपको अगला प्रश्न क्या बन जाता है कि कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेशों को क्या कहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, क्या कहते हैं यहाँ पर, ईमेल कहते हैं। जो डेंगू रोग होता है दोस्तों उसका वाहक कौन होता है। तो उसका वाहक एडीज मच्छर होता है, ठीक। अगला है, बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब जैव रासायनिक प्रयोगशाला मनुष्य के शरीर को किसे कहते हैं, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला। तो यहाँ पर याद रखिए कि आपका ऑप्शन नंबर बी यकृत हो जाएगा, ठीक। पल्स पोलियो कार्यक्रम का दोस्तों उद्देश्य क्या था। तो आपको यहाँ बता दें कि आपका
पोलियो को पूरी तरह से उसका उन्मूलन करना यही सही उद्देश्य था। अब यहाँ पर कश्मीरी चोगा दोस्तों किसे कहते हैं, तो कश्मीरी चोगा आपका कहलाता है जो फिरन होता है उसे कश्मीरी चोगा कहा जाता है। अगला है कुत्ता मछली का दोस्तों आवाज़ क्या है, तो कुत्ता मछली आपकी नाम तो जरूर उसका कुत्ता मछली है, लेकिन वो रहती कहाँ है तो आपको बता दें कि समुद्र में पाई जाती है। ठीक, आगे ले चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी तो आप समझ लीजिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका नाम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे ले चलते हैं कि वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड, वन्य जीव सप्ताह दोस्तों आपका कब मनाया जाता है, तो 1 आपका अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला ले चलते हैं। अगला 143 आपका पहुंच चुके हैं हम लोग। राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी और राज्य जंतु। देख सकते हैं राजस्थान से कितना प्रश्न बना है, तो राजस्थान पर जरूर फोकस करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर आपका दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि राज्य वृक्ष खेजड़ी है, राज्य पक्षी आपका गोरावड़ है और पशु आपका जंतु चिंकारा। आगे ले चलते हैं कि आपका पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है, तो याद रखिए कि जितना न्यूनतम दूरी तो उतना ही दोस्तों क्या होता है, ठोस होता है। ठोस आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आपको आगे लेकर अगर चलूँ, आगे आपका ऑप्शन बन जाता है अगला सॉरी दोस्तों अगला क्वेश्चन, टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं हर बार ये खिताब कौन जीत कर ले जाता है, तो आपका दोस्तों लेकर जाता है हर बार मध्य प्रदेश एमपी। ठीक है, आगे ले चलते हैं। कौन किसमें वेग दोस्तों अधिकतम होगा, तो वेग की बात आई है तो वेग याद रखिए कि प्रकाश में दोस्तों वेग सबसे ज़्यादा तेज होगा। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा को। ठीक है, मतलब सौर सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आगे ले चलें कि हवा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपको बताना चाहेंगे हवा में सबसे ज़्यादा दोस्तों गैस आपकी पाई जाती है नाइट्रोजन। आप जानते हैं 78% आपका पाया जाता है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन आपका दोस्तों लगभग 21% पाई जाती है। ठीक है, आगे याद रखें। रीन्यूएबल सोर्सेज मतलब जिनको हम दोस्तों रीन्यू कर सकते हैं, मतलब दोबारा हम उसको नया बना सकते हैं, नवीनीकरण कर सकते हैं, तो इसमें से कौन सा है, याद रखिए आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला पहुँचते हैं और अंत आखिरी क्वेश्चन कि ओजोन परत किसमें मिलती है। अंतिम प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो स्ट्रेटोस्फेयर आपका जो है समताप मंडल, वहाँ पर आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। तो मित्रों यहाँ पर ये प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त हो जाती है और उम्मीद करेंगे कि मेरे इस प्रयास से आप पूर्णतः संतुष्ट हो चुके होंगे। और आगे जैसा मैंने आपसे कहा है कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा इंग्लिश और संस्कृत की, जरूर मैं एक बार बनाऊँगा। और यदि आपको मेरा ये प्रयास सफल लगा है, मेरी कोशिश अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा और बेल आइकन को जरूर टच करिएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप दोस्तों मैं एक बार फिर से आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि आप इस पेपर को अच्छे से देखते हुए सारे पॉइंट्स को एक बार ज़रूर अलग अलग नोट करते चलें कि कौन से आपके टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद आप उस टॉपिक वाइज चीज़ों को तैयार करें। ये मेरा अपना अनुभव है और मैं आपको इसी वजह से ये बता रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का। आप सभी का दिन शुभ हो।